अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से हम बात करें। एक ख़बर आई थी कि गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब उनको पिम्स अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ पर उनका एक ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी आंखों के हवाले से एक कोई बीमारी है जिसका तज़किरा है, और लेकिन कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। फिर इस बात की तस्दीक कुछ दिन गुजरने के बाद जब सोशल मीडिया पर यह मामला चलता रहा तो वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इस बात की तस्दीक हो गई, क्योंकि पहले ये तस्दीक शुदा बात नहीं थी, सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज हुई। हमने देखा कि कल अडयाला जेल के बाहर भी धरना दिया गया और मुतालबा यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये था कि उनके जो मौलिज हैं इमरान खान साहब के, उनको रसाई दी जाए, उनकी फ़ैमिली को रसाई दी जाए, उनकी खैरियत मालूम हमें करने दी जाए। फिर रात गए तक ये धरना रहा और उसके बाद फिर आज सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद रहे और कुछ अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे। फिर उसके बाद एक यकीन दहानी सामने आई कि जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उनकी फ़ैमिली के साथ, यानी कि उनके बहनों के साथ, वो शेयर कर दी जाएंगी। इस बात की यकीन दहानी कराई गई और फिर दूसरे मरहले में मुलाकात की भी इजाज़त शायद जो उनके मौलजीन हैं कम अज़ कम उनको दी जाए कि वो इमरान खान साहब से मिल सकें या को बात कर सकें, जिसके बाद से ये धरना अब ख़त्म कर दिया गया है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो हम इस इंतहाई अहम मामले पर बात करें और सुहेल आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला KPK हैं, अपना वक्त KPK से ज़्यादा इस्लामाबाद में गुजारते हैं, कभी KP हाउस इस्लामाबाद में या फिर अडयाला जेल के बाहर। सूबे पर उनकी तवज्जो नहीं है। इस तरह की कुछ तकारीर जो अपोजिशन ने KPK असम्बली में भी की, वहाँ पर भी वो लोग उनसे यही मुतालबा कर रहे थे कि आप इश्क इमरान से बाहर निकलें और अब वज़ीर आला KPK के तौर पर आप काम करने की तरफ कुछ तवज्जो दें। ये गिला एक मौजूद है KPK में और जो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फिर एक इस तरह की सूरत हाल और अब यकीनन मामलात आगे किस सिमत में जाएंगे, ये इंतहाई अहम है। मैं चाहूँगा तफसील से प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर हम बात करें और आगे बढ़कर कुछ और दीगर अहम इशूज़ हैं जिनमें ईरान का मामला है, रॉयटर्स की मुख्तलिफ दीगर ज़राए से ख़बरें हैं जिसमें कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमले का इरादा नहीं है, कभी वो कहते हैं हमले के लिए तैयार हैं। ईरान भी मुसलसल जवाब दे रहा है, दीगर ममालिक भी इस सारे मामले में कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं। और ये जो राइटर्स की रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया है उसमें ये बात सामने आई है कि किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये फ़ैसला ले सकते हैं कि वो ईरान की जौहरी तनसीबात या जो उनकी लीडरशिप है उस पर किसी भी वक्त वो हमला करने का कोई फ़ैसला ले सकते हैं। और एक बेड़े का हम तज़किरा सुन रहे हैं और दीगर ऑप्शंस हैं, वो सब मूवमेंट अपनी तरफ जारी है। और फिर ये कि हम बातचीत करना चाहते हैं और फिर साथ साथ ये कि किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ये एक इंतहाई अहम मामला है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और फिर तीसरा और जो अहम इशू हमारा रहेगा उसमें जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने आज जब बात की कि हुकूमत और फ़ौज की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। लेकिन फिर कुछ चंद साल पहले की कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान भी मिसाली ताल्लुकात थे और फिर ये किस तरह से बदल गए। लेकिन बहरहाल हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से ये मामला चलता रहे, फ़ौज और हुकूमत की पार्टनरशिप, और बेहतर समरात इसके निकलें। ये जब और पॉजिटिव चीज़ें रहें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हमारे साथ, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब सीनियर तजियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नासिर बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं आप जो कुछ ये इमरान खान साहब वाला मामला है? ठीक है, उनके कारकुनान जो हैं इश्क इमरान में वो सारे मुब्तला हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इस एक जो नए एपिसोड के बाद जो चीज़ें हुई हैं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है या ये ख्याल है कि अब अगर कोई सेहत का मामला है या कोई चीज़ है तो बाकी तमाम तर डिफरेंसेस अपनी जगह, उनके रिश्तेदारों को उनके ज़ाती मौलेज अगर हैं मिलने दिया जाए, देखने दिया जाए, और ये जो जितनी चहमगोइयाँ हो रही हैं इनका ख़ात्मा हो जाए, पता लग जाए कि वो बाकी तंदुरुस्त हैं और उनकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है। हो जाना चाहिए इस तरह। आज की यकीन दहानी चीफ जस्टिस साहब का किरदार कैसे देखते हैं? तो बहुत अच्छा किरदार है साहब।
बहुत मुत्तकी इंसान है वो। अब उनके किरदार में मुझसे आप बात करेंगे, मैं पहले जाऊंगा हुकूमत के किरदार के ऊपर। जी। हुकूमत ने इस पूरे मौजू में इंतहाई नालायकी का मुजाहरा किया। अगर इमरान खान साहब को पिम से ले गए थे तो उसी रोज एक दो सत्री खबर जारी कर देते कि इमरान खान साहब पिम्स गए, वहाँ उनकी आँख का मुआयना हुआ, कोई बड़ी कोई बड़ी बात नहीं थी, डॉक्टरों ने दवा देकर वापस भेज दिया। तरदीद, छुपाना, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे मालूम नहीं, ये वफाकी वज़रा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दाखिला जिसका इलाका है वो पूरा, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला, वो जी। कह रहे हैं कि तो अगर आप ये कर दे तो इतना चर्चा नहीं होता, पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ गई, क्या कुछ हो गया। अल्लाह ना करे, पता नहीं इससे पहले तो मौत की खबर भी आ गई थी कि इंतकाल हो गया। तो वो सब अफवाहें हो जाती हैं जब आप खबर छुपाते हैं। मेरा पूरा तजुर्बा, शराई साहब जानते हैं मुझे, पूरा तजुर्बा खबर के साथ गुजरा है। बिल्कुल अगर ऐसे। खबर आप छुपाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी, और फिर ऐसा होगा कि आपको शर्मिंदगी होगी। चुनांचे एक एंकर जर्नलिस्ट, बल्कि कहूँगा जर्नलिस्ट एंकर ने अपने टीवी पर अपने ओसी में ये कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि उन्हें पिम्स ले गए, 20 मिनट के लिए ले गए। फिर अगले रोज़ फिर मजबूरी में वज़ीर इत्तलात ने बयान दिया। खैर, ये अब रहा बात पीटीआई का। तो भाई अरसलान साहब, पीटीआई को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, मैं भी जानता हूँ। जी। गलबन 94 में पहला इंटरव्यू मैंने किया था खान साहब का, उस वक्त से अब तक जानता हूँ। तो ये, वो तो खैर बहुत बड़े प्राउड पुलर पुलर हैं, ये लोग नहीं हैं, इनमें इतना दम नहीं है। कल रात को जो कुछ हुआ, जो सुबह हुआ, वो आपको पता होगा। शेख वकास अकरम की वीडियो ऑडियो लीक हुई है एक, इस पर कहा गया है कि हम ये पागल लोग हैं। अचानक हमसे कहा कि तमाम अरकान असम्बली आ जाएं धरने में, हमारे पास हेलीकॉप्टर थोड़ी है, ये जुमले हैं उसके, जी। हमारे पास हेलीकॉप्टर थोड़ी है कि हम बैठ के फौरन पहुंच जाएं। आप अपने साथ अपने 90 अरकान को लेकर क्यों नहीं आए? ये सवाल आते हैं उस पर। और जाहिर है शेख वकास अकरम बोलने वाला आदमी है, धड़ल्ले से बोलता है वो। एनीवे, तो ये धरना देते रहे हैं, देते रहेंगे। कभी खानी करते हैं बैठकर, कभी कहते हैं हम धावा बोलेंगे। जो धावे पहले बोले वो आपने देख लिए, वो धावे बोलने वाला घर चला गया। अभी आए, कराची भी आए थे ये, कराची में कुछ वक्त गुजारा, कुछ सिंध में, हैदराबाद में गुजारा, ज़्यादातर इस्लामाबाद में। तो मेरा ख्याल है कोई लोग सही कहते हैं, बाज़ वक़्त लगता है मुझे कि ये नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ, इनके मुफाद में नहीं है जी कि खान साहब बाहर आएँ और बाहर आके काबू करें। फिर आप पार्टी की जो पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, जो एक्शन कमेटी हैं, वो देखने कौन है उनके अंदर। वो लोग जिनको सियासत की अबजद नहीं पता, जिनको मुजाहरों का इतनी पता है, मुजाहरों की डायनामिक्स क्या होती हैं, जिनको नहीं पता एहतजाज किस तरह किया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अदालत में अपने अच्छे दलाल दे सकते हैं और केस हार सकते हैं। मैं अर्ज पर कर रहा हूँ, केस हार सकते हैं, ये उनकी ठीक। क्वालिफिकेशन है। बाकी रहे दूसरे लोग, तो उनके बारे में आपको पता है कि वो कितने बड़े लोग हैं। सारे बड़े लोग आपने फारिग कर दिए, घरों को भेज दिए, निकाल दिए, और पीटीआई जो बची है वो धरने में बैठी हुई है। एब्सोल्युटली जी। ये शराजी साहब, आपकी क्या राय होगी इस पूरे के पूरे एपिसोड पर? और जो जहाँ जहाँ पे बेग साहब ने गुफ्तगू ख़त्म की है, बड़े लोग, वो बड़े लोग होते भी तो फिर भी एक इमरान खान अकेले ही हैं जिनका पूरा करिश्मा है, और जो क्राउड पुलर हैं वो सब भी होते तो शायद प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, अवाम को गैदर करना, ये तमाम तर चीज़ों में कामयाब ना होते। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया असलान, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और हमारे उस्ताद मोहतरम नासिर सुख्ताई साहब को, जिनको हम प्यार से एनबीसी कहते हैं, उनको भी सलाम। इनफैक्ट बेग साहब बड़े सादा हैं। वो जो गिला हुकूमत वक्त से कर रहे थे
कि क्या ही बेहतर होता कि अगर इमरान खान को पीएम्स ले ही गए थे, उनका मुआयना हुआ था और 20-25 मिनट की कहानी थी, तो दो सतरी गोया कि इसके ऊपर न्यूज़ आ जाती तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा ना होता। लेकिन मेरी इतला ये है कि जैसे 27वीं 28वीं तरमीम की जो मुसवदा था वो इनको आखिर तक नहीं बताया गया, नहीं दिखाया गया। उस वक्त दिया गया कि जब उसको मंजूर कराना मकसूद था। तो उस रात जब उनको लाया गया पीएम्स हॉस्पिटल या पीएम्स इंतजामिया से पहले कहा गया कि इसरार किया गया कि नहीं जेल के अंदर ही मुआयना होना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि कुछ मशीनें ऐसी हैं कि जो यहाँ पे लाई नहीं जा सकती तो इनको वहां ले जाना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल में ना तारड़ साहब को मालूम था ना किसी और को मालूम था। ले आने वाले उनको ले आए, उसके बाद वो मुआयना करा के चले गए। हाँ, जब किसी एक रिपोर्टर के हाथ से खबर लगी तो उसके बाद अगले दिन हुकूमत वक्त ने भी कहा कि सर हमें भी कुछ बता दें ताकि इस मामले पे कुछ मीडिया के अंदर खबरें चल रही उसके ऊपर कोई वजाहत आ जाए। तो हुकूमत वक्त तो पता ही 2 दिन बाद चला कि ये कहानी 2 दिन पहले हो चुकी है, तो ये बेचारे क्या बताते किसी को। अब रह गया मामला जो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं, उन्होंने जिस शराज तरह साहब मोहसिन नकवी साहब का भी जिक्र किया है। मोहसिन नकवी साहब भी बेखबर होंगे आपके ख्याल से? मैं तारड़ साहब की तो शायद बात आपकी सही हो कि ये उनका डोमेन नहीं है, पब्लिक अनाउंसमेंट उनका डोमेन नहीं है, वो दाखिला के अमूर को देखते हैं, लिहाजा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। जरूर आप ठीक कह रहे हैं कि बड़े बाखबर आदमी हैं, बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं उनके बारे में, शायद वज़ीर आज़म को मालूम भी नहीं होता, बट मोहसिन नकवी साहब के नॉलेज में चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट उनका डोमेन नहीं था, लिहाजा उनसे ना सवाल किया गया ना उन्होंने जवाब दिया। जिनसे किया गया उनको पूछ के बताना पड़ा कि जी हाँ, हम पूछते हैं, उसके बाद बताया गया जी बिल्कुल ये वक़ुआ हुआ है। अब रह गया जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल है, और नासिर साहब जो बात कर रहे थे, गोया के जो क्राउड पुलर है वो तो अंदर पड़ा हुआ है, तो इन्होंने क्या मेले लगाने, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक तकसीम भी हमें नजर आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और आपने देखा भी है कि 27वीं 28वीं तरमीम के दौरान जिन लोगों ने सहूलतकारी की वो तकसीम की वजह से तो की है। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो तसादुम की राह पे चलना नहीं चाहते, उनका ख्याल है कि ये रास्ता बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन उससे साथ साथ जो तीसरा अहम एलिमेंट है अरसलान, मेरे ख्याल में वो हुकूमती गोया के हैंडलिंग है। जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ को हैंडल किया जा रहा है, गोया कि आप माजी में देखें कि कोई शख्स बैठा कराची में है, उसके खिलाफ FIR फैसलाबाद में कट रही है, कोई शेखुपुरा में है तो उसके खिलाफ गवादर में FIR कट रही है। तो जब हुकूमत वक्त का एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर भी तर्ज अमल ये होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के नीचे पर्चे काटे जाएंगे, तो मेरा ख्याल में वो पुरअमन तहरीक चलाने वाले लोग खौफजदा हो जाते हैं। और यही वजह है वो शेख वकास अकरम हो के जो शायद पेशावर बैठा है, बाकी लोग हैं जो महफूज पनाहगाहों में हैं, उन्हें मालूम है कि वो बाहर निकलेंगे तो धर लिए जाएंगे, मुकदमा नहीं होगा तो थोड़ी देर में मुकदमा सामने भी आ जाएगा, गिरफ्तारी पहले होती है, मुकदमे की तफसीलात बाद में आती हैं। इस तरह के माहौल के अंदर अगरचे कॉल दी भी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा क्राउड वहां पे आएगा। हाँ, कुछ लोग के जिनको जाहिर सी बात है इस सिस्टम के अंदर वो बेनिफिशरी है, उस सिस्टम के अंदर से उनको एक प्रोमिनेंट जगह मिल चुकी है, लिहाजा उनकी तो मजबूरी है वो आएंगे, फैमिली के लोगों की मजबूरी है वो आएंगे। लेकिन बाकी लोग के जो बेनिफिशरी भी नहीं है और जिनको रियासती जबर का खौफ भी है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कॉल्स के ऊपर बाहर आएंगे और बहुत बड़ा जमे गफीर लगेगा। लेकिन साथ में ये जरूर है कि हुकूमत वक्त कि जो समझती है कि तहरीक इंसाफ एक गैर मकबूल जमात है, तो उनके वज़ीर आला के ऊपर बड़े सवालात उठते हैं, मंशियात से लेके पता नहीं क्या कुछ। और भाई मेरे, आपको चाहिए कि कम से कम उनके डॉक्टर्स को तो मिलने दें। जब आप बीमार हुए थे तो किसी जमाने में रायविंड को सब जेल करार दे के वहां पे आपके लिए हॉस्पिटल बनाया गया था। आपके जो डॉक्टर थे अदनान साहब, वो हम वक्त आपके साथ रहे हैं, आपको अपनी पसंद की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने दिए गए हैं। आज कम से कम आपका ये बयानिया मान भी लें कि जी वो जब उनसे उनके अहले खाना मिलने जाते हैं, उनके वकला मिलते हैं, उनके पार्टी लीडर मिलते हैं, बाहर आके किस तरह की स्टेटमेंट आते हैं कि जिसके अंदर मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है। तो डॉक्टर्स वैसा नहीं करते, तो कम से कम डॉक्टर्स को तो मिलने दें। तो इसलिए अंदाजा होता है कि आप उनके बयानी से इस कदर खौफजदा हैं कि आज उनके डॉक्टर्स भी अगर उनसे मिलना चाहें तो आपको 100 बार सोचना पड़ रहा है कि कहीं इजाजत दें या ना दें, या उनको सिर्फ हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट ही दे दें कि जो बताया कि जी वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज तहरीक इंसाफ के बयानी को अगर कोई हवा दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, वो तहरीक इंसाफ नहीं खुद बल्कि
हुकूमत वक्त है, क्योंकि आपके जैसे ख्याल आप से कह शराज रहे साहब हैं, अगर फ्री हैंड दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो फिर शायद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट ना हो, बेहतर रहें आपके ख्याल से? मैं कहता हूं कि अगर वो इंतशार फैलाएंगे, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे, अगर वो तोड़ फोड़ करेंगे, तो यकीन जानिए बिल्कुल हुकूमत के एक्शन के ऊपर लोग जरूर कहेंगे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन अगर कोई कहाँ कहेंगे पुरअमन शराज एहतजाज साहब? करना चाहते गंडापुर हैं, साहब जब इस्लामाबाद में आए थे तो कहाँ किसी ने कहा था? वो मनाजिर जो कि नहीं, सब जानते थे कि साथ अपने अफगानी लोग लेकर आ रहे हैं, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ूंगा, धावा बोल दूंगा, ये अल्फाज थे। उसके बाद जो कुछ यहाँ डी चौक में हुआ, उसके बाद सिंपथीज किसकी तरफ थी? फिर उन्हीं धावा डी बोलने चौक पे वालों ऐसा पर क्या हुआ, सिंपथीज थी ना, तो वहां भी फिर मुझे हुकूमत का। बता, मुझे अरसलान बताएं कि वो जो असला रिकवर हुआ था, आज बताएं ना कि किसके नाम पे वो था। हमें तो दिखाया गया उस वक्त, उसके बाद वो कहाँ गया असला, किधर है वो लोग कौन है कि जिनके नाम पे वो सारा असला था, या किन किन लोगों से मैं रिकवर यही कह किया रहा हूँ गया, ना सर, ये आप लोग कितने लोग हैं कि जिनको उस जुर्म में सजा दी गई। मैं यही उस कह रहा हूँ विनय कि अगर साहब, बहुत सारे हुकूमत फ्री कारकुन हैं। हैंड देगी तो भी सिंपथीज उनके साथ हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले, नहीं दे रही तो भी सिंपथीज उनके साथ हैं। फिर हुकूमत को तो मोर्द इल्ज़ाम हम ठहरा रहे हैं, लेकिन फिर करे तो करे क्या? इसके दरमियान का तो कोई रास्ता नहीं। ये दो ही रास्ते हैं, एक जो सिलसिला पहले चल रहा था और एक सिलसिला जो अब हुकूमत ने चला दी। दोनों तरफ से रगड़े में हुकूमत है। फिर भी आपने भी यही हुकूमत पॉइंट तो रेज की। बिल्कुल, लेकिन बुनियादी चीज है कि आप किसी से पुरअमन एहतजाज का हक नहीं छीन सकते। हाँ, अगर वो पुरअमन एहतजाज वायलेंट होता है तो कानून को हरकत में आना चाहिए, लेकिन उससे पहले अज्यूम कर ले आप कि नहीं ये तो वायलेंट ही होंगे, ये तो तोड़ फोड़ ही करेंगे, इन्होंने तो इंतशार ही फैलाना है, तो मेरे ख्याल में अब इस बयानिए को लोग कबूल करने के लिए हरगिज तैयार जब नहीं हिस्ट्री हैं। बहरहाल यही बताती है हमें कि ये यही करते रहे हैं, इसलिए तवक्को यही की जाती है कि ये यही करेंगे। ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा साथ ही। जी वेलकम बैक। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की जाने में बढ़ूंगा। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं गुफ्तगू? सुनिए आपने नासिर बेग चुगताई साहब की भी, शिराज साहब की भी। एक आम तासर तो यही है, जब अब एक हेल्थ कंडीशन है कि मुलाकात की इजाज़त हो, कम से कम फैमिली को भी मिलने दिया जाए, और जो उनके मौलिज हैं उनकी रसाई तो कम अज़ कम होनी चाहिए अगर फैमिली से भी मसला है। अब आप समझते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा और एक रिपोर्ट तक की बात नहीं थमेगी, उनके मौलिजीन जो हैं उनको भी इजाज़त दी जाएगी मुलाकात? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर मुल्क का अगर वो जेल में हो, जेल सेंटेंस गुजार रहा हो, तो मेरे ख्याल है रियासत में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी उस टॉप लीडर को अगर कुछ हो जाता है जेल के अंदर, तो जिम्मेदारी आवाम की नहीं है। जिम्मेदारी इन दिस केस जो है अडियाला अंडर द पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। They will have to answer for anything going wrong regarding the health of the prisoner. और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक CBM होता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आजकल के हालात में, कि अगर उनके जो डॉक्टर्स हैं, पर्सनल डॉक्टर, उनको अटेंड करने की इजाज़त दी जाती, या उनको चेक करने की इजाज़त दी जाती, मेडिकल चेकअप बाय द पर्सनल डॉक्टर ऑफ इमरान खान, कोई इसमें हर्ज नहीं था। देखिए, इस तरह जब आप करते हैं और एक ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, तो फिर आवाम में जो शकूक और शुबात हैं वो दूर हो जाते हैं। देन दे केयरफुल, ठीक है ना जी। अब हमने तो वो भी दौर देखा है कि जब वो नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट्स का इशू हुआ था, तो एक मोहतरम जज साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, हाई कोर्ट में, उन्होंने गवर्नमेंट से ये पूछ लिया कि जनाब, जब बहुत टेंशन क्रिएट होगी मीडिया में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आप गारंटी कर सकते हैं दैट ही विल बी अलाइव टुमारो? और फिर उसके बाद आपने देखा कि कैसे वो 50 रुपए का एफिडेविट भी बन गया, और जनाब फिर वो बड़े आराम से स्मूथली बाहर चले भी गए। और अब मुझे सेनेटर वाडा साहब की वो तकरीर भी याद है, ये तकरीर कमेंट्स याद हैं आज से 2-3-4 हफ्ते पहले, और लिटिल मोर ऑन द मीडिया, जिसमें टीवी शो में उन्होंने कहा कि हाँ, वो प्लेटलेट्स जो थे वो भी हमने घर में बैठ के बनाए थे। तो देखे ना, मेडिकल के मामलात में कभी हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। मेडिकल के मामलात में कोई आभाम नहीं होना चाहिए। फैमिली को ऑन बोर्ड ले, सियासत अपनी जगह, केसेस अपनी जगह, कन्विक्शन अपनी जगह, लेकिन ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे असदुल्ला भाई एंकर, मेरा ख्याल है यंग मैन, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया था अपने एक वीलॉग में कि जनाब इस तरह का हुआ है। देयर हैड बीन नो हार्म। चले, अगर आपने फैमिली को उधर नहीं बताया, तो जब वो हॉस्पिटल गए हैं
तो देखे ना उनके बच्चे यहाँ पे हैं, ना उनकी वाइफ खुद जो है वो बुशरा बीबी जेल में है, और बच्चे उनके मुल्क से बाहर हैं। तो ऑल द मोर उनकी जो सिस्टर्स हैं भाई, उनको आप एक, चलो सारी नहीं, एक सिस्टर को बुला लें ताकि शी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता जो उनका प्रोसीजर है उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसे एक हालात एकदम को खराब हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कोई भी कुछ हो सकता है अनफोर्सीन, तो उसके लिए कम अज कम साथ फैमिली मेंबर तो होना चाहिए ना। तो और जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी अभी हर 3 हफ्ते बाद एक इंजेक्शन लगेगा, एक अभी लगा है फिर उसका 3 हफ्ते बाद एक और लगेगा। तो देखें ऐसे मामलात के अंदर कभी आप इसको अंडर क्या उसको बोलते हैं कवर में, या उनको बिल्कुल दबा के ऐसे मामलात को नहीं रखते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इज द लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और दूसरी बात ये कि उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं फिर वो क्या होगा, वो चार्ज होंगे ना, दे विल बी चार्ज। आज वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रहे हैं, कल उन्होंने न्यायालय के बाहर धरना दिया और देते रहेंगे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट विल बी अ गुड सीबीएम। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वो इनकी फैमिली, इनके डॉक्टर्स को एक्सेस टू इमरान खान वो रिस्टोर। ठीक है, वी ऑल एग्री ऑन दिस। आई थिंक कि ये बिल्कुल एक ऐसा मामला है, वी एग्री ऑन दिस। और फिर एक इंतहाई अहम बात कि बहुत सारी चीज़ें हुकूमत के करने की हैं, लेकिन अगर इनके लोग भी थोड़ा सा एक बेहतर रवैये का मुजाहरा करें और इस वक्त सियासत और बाकी चीज़ें ना करें और इंतशार फैलाने की तरफ ना जाएं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन चूँकि जिस तरीके से एस्केलेशन होती रही है, इधर से बढ़ावा उधर से बढ़ावा, तब जाकर आज ये एक सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं जी, दूसरे मामले पर आते हैं। इस वक्त जो एक कह लीजिए कि ख़तरे के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं मुसलसल, और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। नासिर बेग साहब, हमला कभी भी कर देंगे, नहीं कर रहे, बातचीत करेंगे, उनके जोरिए सासों पर करेंगे, उनकी लीडरशिप पर करेंगे, पासदारान इनकलाब को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे देंगे, बहरी बेड़ा उस तरफ रवाना कर देंगे। दिस ऑल इज़ हैपनिंग। क्या होने जा रहा है आपकी नज़र में, कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नोइंग हाउ अनप्रिडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़? अरे प्रेसिडेंट ट्रंप डिसेप्शन मास्टर है, इधर की दिखा के उधर मारते हैं वो पहले कहीं दिखाया था, ईरान को मार दिया, फिर वेनेजुएला का किस्सा कहीं पे नहीं था, उनकी फिल्मों में नहीं है, उनकी फिल्मों में यूक्रेन बहुत नजर आता है, पॉलिटिकल फिक्शन में उनके यहाँ। वेनेजुएला में हुकूमतों में झगड़ा ज़रूर था, वहाँ उतर गए वो, वहाँ से बंदे उठा के ले आए। वो एक नया आलमी लॉ ऑर्डर बना रहे हैं, एक ऐसा आलमी कानून बना रहे हैं जहाँ हर ताकतवर को कमज़ोर पर सबकत हासिल हो, और जिसको चाहे जहाँ से उठा के ले आए वो। चुनांचे वहाँ के अखबारात में, वहाँ के मीडिया में और बाज़ दीगर मुबस्सिरीन ने ये भी कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को भी इस तरह वो उठा सकते हैं, इस तरह वो हर मुखालिफ को उठा सकते हैं। अभी यूरोप और इंडिया का जो मुआहदा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा है वो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घबरा के आज जो बातचीत की है ताजरों से, जो रियायतें दी हैं, उसी का नतीजा है। एनीवे, उस पर भी उन्होंने गुस्से का इज़हार किया है कि इतनी हिम्मत हिंदुस्तान की कि यूरोप से मुआहदा कर ले इस तरह का। तो वो बहरी बिगड़ा उन्होंने भेजा, बिगड़ा उठाया था किसी और बात का, बेड़ा भेजा अपना बहरी सबसे बड़ा, और वो करीब पहुंच रहा है ईरान के। जब वो करीब पहुंच गया तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम ईरान पे हमला करते हैं, बातचीत हो रही है, बातचीत चलने दें, मुमकिन है अच्छे बन जाए सूरत यार। ईरान की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल्स गए बातचीत के, उनके जो नुमाइंदे हैं यूएनओ में, उन्होंने कहा हम तैयार हैं बातचीत के लिए। तो बात लगता था कि फिजल आउट हो रही है, बात कम हो रही है, लेकिन फिर अचानक एक अखबार आता है, वो कहता है कि ये अटैक होने वाला है। तो अब ये जो वहाँ का मीडिया, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की पेंटागन की ब्यूरोक्रेसी, ये सब असल में एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं। कमांडर इन चीफ जो कहेगा करना वही होगा। उसामा बिन लादेन का भी आप पूरा केस अगर देखें तो आपको ऐसे नज़र आएगा जो वेनेजुएला में हुआ है, उसी स्टाइल में कमांडर इन चीफ ने कहा ले आओ, मजबूर है, इतनी ताकतवर चीज़ है प्रेसिडेंट कि वो उन्होंने कार्रवाई कर दी। अमेरिका ने फैसला किया कि ईरान पर
मौलिक बम बरसाने हैं उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर, वो काम भी हो गया। लेकिन अब अगर ईरानी ये कहते हैं कि वो अमेरिका को ऐसी मार मारेंगे कि अमेरिका याद रखेगा, तो मैं एक कदम पीछे हट जाता हूँ कि मुझे ये सही। पहले भी बताया था उन्होंने कि हम ऐसा करेंगे कि अमेरिका याद रखेगा। ना अमेरिका ने याद रखा, ना इसराइल ने याद रखा। खुदा करे ट्रम्प साहब को अकल आ जाए और वो इस दुनिया को तबाह करने की तरफ ना जाएं, वरना उनके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और मुमकिन तौर पर वो जगह जगह ट्रम्प टावर बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बॉम्बे में तो बन रहा है, खैर कोशिशें कर रहे हैं, और हर जगह पे उनकी कोशिश है। ईरानियों ने कहा, सऊदियों ने कहा कि हम अपना स्पेस नहीं देंगे जी जी अटैक के लिए। जी। यूएई ने कहा हम नहीं देंगे, उन्होंने कहा हमें स्पेस चाहिए भी नहीं, हम तो तैयारा बरदार जहाज भी लेके आ रहे हैं, वही अटैक करेंगे। खलीज फारस पे दाखिल हुए कल वो, और ये वेरी वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि पासदारान इनकलाब ज़्यादा संगीन लोग हैं, उन्होंने कोई हरकत कर दी तो फिर काम शुरू हो जाएगा बहुत ठीक ठाक वाला। लेकिन मेरा ख्याल है ईरान की हुकूमत, नॉट क़यादत, ईरान की हुकूमत अभी थोड़ा सा मुसाले से काम ले रही है, फ़ौज भी बहुत एहतियात से काम ले रही है। होपफुली दोनों तरफ से एहतियात से काम लिया जाए और मसला ख़राब ना हो, वरना ये पूरा खित्ता जो है आपका, यूएई का झगड़ा सऊदी अरब से, सऊदी अरब का झगड़ा यमन से, यमन का सोमालिया से, एक अजीब सूरत हाल बन रही है, और हमारा इंडिया से और अफगानिस्तान से। आप पूरे खत्ते में देखें क्या क्या रंग बनेगा, क्या ये सूरत बात हाल सिर्फ बनेगी। फिर ये खत्ते तक तो नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया तक जाएगी ना। फिर वो जो प्रिडिक्शंस वही वर्ल्ड मैं वॉर अर्ज़ कर 3 रहा हूँ। की हैं, एक चिंगारी है जिसने भड़कना है, और अगर वहाँ से फिर आग भड़की उठी तो फिर उसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेना है। ऑलरेडी जंगें चल रही हैं, और पिछले साल में ही हमने ईरान और इसराइल का मामला भी देख लिया, अपना पाकिस्तान और इंडिया का भी देख लिया, वो रुक गई। शराज साहब, और उन पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट दिया कि जी जंगें रुकवाने, एक तरफ वो जंगें रुकवाने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो एक ऐसी चिंगारी भड़का रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में आग लगे। अब एक आम ख्याल यही है कि अगर कुछ होता है फ्रॉम आइदर साइड्स, और यकीनन ईरान तो पहल नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका अगर कोई पहल करता है, ईरान अपनी ताकत के मुताबिक भरपूर जवाब देगा, और फिर जवाब पर बात रुकेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी और मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। पाकिस्तान हमसाया मुल्क के तौर पर बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। किस सिमत में जाता हुआ देख रहे हैं इसे आप? जी बिल्कुल अरसलान, मेरा ख्याल में एक तो लोग जो कहते हैं ना कि शायद ट्रम्प साहब एक डिफरेंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। गोया कि इससे पहले भी अमेरिका का तर्ज अमल ऐसा रहा है। वो इराक में जाना हो, गोया कि उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स क्या कहते रहे, लेकिन उन्होंने जाना था, तेल की दौलत पे कब्जा करना था, 5 लाख लोगों का वहाँ पे कत्लेआम हुआ और अमेरिका गया वहाँ पे। उसके बाद चल के कहीं कितने अरसे बाद टोनी ब्लेयर ने कौम से भी माफ़ी मांगी कि हमने गलत फैसला किया था। उसके बाद 9/11 के बाद अफगानिस्तान में आना, गोया कि आप देखें आज तक कहीं तहकीकात इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि जो लोग यहाँ बैठे थे वो शायद ट्विन टावर्स को गिराने वाले थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने आना था तो लिहाजा वो आ गया और लोगों को मजबूरन अपने साथ भी मिला लिया। अब ट्रम्प साहब का मसला ये है कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो है। वो एक ऐसा स्लोगन लेके आए थे सियासत में कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब उनको लगता है कि वो इसको करके ही छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात उसके लिए वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है कि कभी तो वो गल्फ कंट्रीज से कहते हैं कि हमसे असला खरीदो, कभी MBS वो दौरे पे जाते हैं, वो $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करते तो वो कहते नहीं आप 1 ट्रिलियन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उनको एम्बैरस करते हैं। या कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बीवी समेत उठा लेते हैं क्योंकि वहां पे भी तेल की दौलत पे कब्जा करना है, लेकिन अगले लम्हे फिर अमरीकी ऑयल रिफाइनरीज उनसे कहती है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे लेके जाएं तो सिचुएशन तो फेवरेबल नहीं है, तो हमारा सरमाया कहाँ जाएगा? तो जवाब कोई नहीं होता ट्रम्प साहब के पास। इसी तरह आप देखें कि यूक्रेन वार के ऊपर उसने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को नाराज कर दिया, गोया कि कैसी डील पे मजबूर कर रहे हैं वो कि जो यूरोप के लिए, खुद यूक्रेन के लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा किया जाए। अपने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर यूरोप की नाराजगी परवाह किए बगैर उन्होंने रूस को भी दावत दे दी कि आप इसका हिस्सा बन जाए। तो इकदाम जिस तरह के वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में
उससे हो क्या रहा है कि एक तो ये क्या है, खुद अमेरिका आइसोलेट हो रहा है। जिस डील की बात की है, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है कि जिस वक्त भारत और यूरोप के दरमियान हुई है, तो अब देखें कि बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब यूरोप को समझ आ गई है कि नो मोर विद अमेरिका, अब हमें नए दोस्त, नए इत्तेहादी तलाश करने चाहिए, तो वो आ गए। आपने कनाडा को देखा है, कितनी बड़ी डील उन्होंने की है चाइना के साथ, और खुद भारत जैसा मुल्क चीन के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट करने जा रहा है। तो इस सारे के अंदर लूजर कौन है? खुद अमेरिका है। अब एक एडवेंचर जरूर करने जा रहे हैं, शायद हो भी, क्योंकि इससे पहले भी हमने जंग देखी है। B-52 कहीं अमेरिका से उड़ के आए थे और इसराइल के साथ आके वो हमलावर हुए ईरान के ऊपर। लेकिन उस दौरान भी मेरे ख्याल में उन्होंने देखा कि जो असेसमेंट थी खुद ईरान के बारे में अमेरिका की या इसराइल की, एक तो उनके एटमी असासे बड़े महफूज हैं, वो हिट नहीं किया जा सका, और जो फिर ईरान की जानिब से रिटेलिएशन थी वो है कि वो इतनी स्ट्रांग थी कि आयरन ऑफ डोम भी उनका फिर उसको नहीं रोक पाया, और तेल अवीव के अंदर आके तो ईरानी मिसाइल गिरते रहे, उनके कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा, कई लोगों की वहां पे अफवाह हुई। तो गल्फ में भी अब जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं या जहां पे उनके अड्डे हैं, वो भी यही मुसलसल कह रहे हैं कि अगर ये जंग छिड़ेगी तो कोई महफूज नहीं रहेगा। और मोर जी इम्पोर्टेंटली जो आपने बात की है, ये खुद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज आता है, अगर वहां पे टर्माइल की कैफियत बनती है, तो ये किसी सूरत भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो जहां पे खुद ईरान की क़यादत या ईरान के लोग फिक्रमंद होंगे, उससे ज्यादा कहीं पाकिस्तान भी फिक्रमंद है कि ये जंग नहीं छिड़नी चाहिए और इस जंग को नहीं होना चाहिए। और साथ में खुद अमेरिका के इत्तेहादियों का असेसमेंट भी ये है कि इस जंग के अंदर कामयाबी के इम्कानात कम है और फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में खौफ की फिजा पैदा करके शायद अमेरिका चाह रहा है कि अपनी टर्म्स के ऊपर ईरान को अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने पे भी मजबूर किया जाए, उनका मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म करने पे मजबूर किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कामयाबी हो पाएगी। ये अगर कुछ होता भी है तो मैं इसको मिस एडवेंचर से तजवीज़ करूंगा, मिस एडवेंचर होगा। इसके नतीजे में अमेरिका वो मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाएगा कि जो लेके यहाँ पे आया है। राइट सर, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। रॉयटर्स जो लिख रहा है और जो रॉयटर्स कह रहा है वो ये कि एक महदूद सा हमला एक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, जिसका मकसद जो मुजाहिरीन थे, इनिशियली जो मुजाहरे हुए थे ईरान में, जिनको रोका गया ईरानी हुकूमत की जानिब से, उन मुजाहिरीन को हौसला अफजाई देना और बढ़ावा देना, और मतलब ताकि वो दोबारा मुजाहरे शुरू करें और उस तरह का एक सिलसिला हो और एक रिजीम चेंज हो। ये इस वक्त मामला है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब गौर कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब की जाने में बढ़ूंगा। ब्रिगेड साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिस तरह से कहा कि रॉयटर्स का ये कहना है कि जो मुजाहिरीन थे इनिशियली जिन्होंने मुजाहरे किए और एक अनरेस्ट कायम किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि एक महदूद सा हमला किया जाए। कैसे देख रहे हैं आप इसे? ब्रिगेड साहब तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैं बेग साहब से ही इस पर ज़रा राय ले लेता हूँ। बेग साहब, ऐसी कोई चीज़ जो एक कोशिश थी और नहीं चली और फ्लॉप हो गई कि मुजाहिरीन वहाँ पर ऐसा मुजाहरा करें कि फिर एक जवाज़ पैदा हो कि रिजीम चेंज हो और फिर जो है वहाँ पर शाह फिरान जो हैं उनसे कोई ना कोई वापस आ जाए, रज़ा पहलवी साहब, और आके इक़्तिदार संभाल लें। ये तो नाकाम हो गई है, लेकिन ट्रंप का ख्वाब अभी भी यही है। देखिए, वो तो वजह ये थी कि जो मुजाहरे हो रहे थे आयतुल्लाह के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़, उनका जवाब देने के लिए एक दिन हुकूमत ने मुकर्रर किया कि आज मुजाहरा होगा। और वो इतना बड़ा मुजाहरा था, इतना बड़ा मुजाहरा था ईरान में, तमाम तर किसी को इख्तलाफ हो या हुकूमत से इख्तलाफ हो, उनको अमेरिका पे एतबार नहीं था, वो सब लोग बाहर आ गए। और वो देख कर मगरबी मीडिया भी कहते हक तक रह गया कि क्या हुआ है। और वो ताकत देखकर, अवामी ताकत देखकर अंदाज़ा हो गया कि ईरान के अवाम कोई ऐसी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बाहर से हो और गैर मुनसिफाना हो। नंबर वन। नंबर दो, अमेरिका का आप करें महदूद हमला कभी नहीं होता है महदूद। हिंदुस्तान की पॉलिसी भी ये थी कि एक छोटा सा हमला करके मुरीद के पर चला जाएगा वापस, ऑपरेशन
सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 या सिंदूर जो भी कह लें आप, हम्म। लेकिन वो फिर महदूद नहीं रहा। वो कहाँ तक चला गया, वो तो भाई गुजरात से आगे तक निकल गया, वो तो बॉम्बे तक पहुँच गया। वो तो फिजाओं से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक मार हुई। तो आज की दुनिया में ऐसी कोई कैफियत नहीं है। ईरान की एक कमज़ोरी है कि उसके पास एयरफोर्स नहीं है। ईरान की एक ताकत है कि उसके पास बेतहाशा मिसाइल हैं, और नए मिसाइल हैं। अब उन्होंने उस जो पिछली जंग थी उससे सबक सीखते हुए जी। उन्होंने नए मिसाइल बनाए हैं, नई टेक्निक इख्तियार की है। लेकिन सबसे पहला काम जो ईरान को करना है वो ये करना है कि ईरान में मौजूद गैर मुल्की एजेंट, इसराइली एजेंट जो घरों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहली जंग में घरों में बैठे हुए एटमी साइंसदानों का कत्ल किया है, उनसे निजात हासिल करें। ये अंदर बैठे हुए मुखबिर आसमानों में रोशनी दिखाते हैं कि यहाँ हमला करो। तो ईरान को पता भी होगा, कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक मेरा अंदाज़ा है कि सफाया नहीं हुआ है। अगर जंग होती है एक मिसाइल से तो ये सैकड़ों मिसाइल चलेंगे। और ट्रम्प का जो फ़िलासफ़ी है महदूद जंग की, और आवाम को, ईरानी मुनहरिफिन को मोटिवेट करने की, वो नाकाम हो जाएगी। और जब नाकाम होगी तो फिर आगे जंग बढ़ेगी। और जो आप कह रहे थे, मैं शराजी साहब कह रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि एक तरफ ईरान, एक तरफ अफ़गानिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, बीच में पाकिस्तान, क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली जी। आगे बढ़ेंगे हम अपने अब तीसरे और आखिरी मामले पर आते हैं। शराजी साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ, फिर बेग साहब से जवाब लूँगा। जिस तरह सब ने देखा, आज वज़ीर आज़म साहब जो ताजर बरादरी है उनके साथ मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर हम उभरेंगे। जो पहले हाथ नहीं मिलाते थे आज वो हमसे बगलगीर हो रहे हैं। जंग का तज़किरा, भारत की शिकस्त का तज़किरा। लेकिन जो सबसे अहम बात है इसमें, अगर हम अपने सतह पर देखें, वो ये कि उन्होंने कहा कि हुकूमत और फ़ौज की पार्टनरशिप इस तरह चलती रही। मैं यहाँ पर पॉज देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, ये पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी लगती हैं हमें। इसी तरह बिल्कुल इमरान खान और जनरल बाजवा की पार्टनरशिप थी। किस तरह के वो इंटरव्यूज़ देते थे, किस तरह की वो बातें करते थे कि फ़ौज क्या होती है, आर्मी चीफ क्या होता है, ISI क्या होती है। ये पार्टनरशिप्स इतनी अच्छी चलते चलते इनको नज़र किसकी लग जाती है। और हम नहीं चाहेंगे कि इस वक्त जितनी अच्छी ये पार्टनरशिप चल रही है, हर फोरम पर इकट्ठे होते हैं, आरिफ हबीब साहब जो हैं वो बात कर रहे हों, फ़ौज सिविल हुकूमत इकट्ठी है, बाहर जा रहे हों, डोनाल्ड ट्रंप इशारे कर रहे होते हैं कि वो कहाँ हैं आसिम मुनीर, फिर खुश होते हैं देख के कि फील्ड मार्शल बैठ। हम नहीं चाहते कि नज़र लगे। नज़र लग क्यों जाती है सर? देखिए अरसलान, मुल्क के तमाम इदारे यकसुई के साथ, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ अगर इस मुल्क को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसको हर कोई सराहता है। लेकिन मैं सियासतदानों के इस रवैये पे, इस सोच पे, इस तर्ज अमल पे बड़ा हैरान होता हूँ कि मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम है। आप लोगों के वोटों से गोया के पार्लिमान का हिस्सा बनते हैं, गोया के इख्तियार, इक़्तिदार आपको लोगों के वोटों से मिलता है। तो फिर बार बार हर हुकूमत ये तासुर क्यों देती है कि शायद वो ताकत उन वोटों से नहीं बल्कि कहीं और से ले रहे हैं। और एक इदारा के जो बार बार ये कहता है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर कुछ रहा भी है तो उसे ख़त्म कर दिया गया है, तो बार बार ये इंप्रेशन क्यों दिया जाता है कि जिन्हीं मुल्क के सियासी मामलात में, इंतज़ामी मामलात में भी उस इदारे का कोई अमल दखल है। वो एक झैली इदारा है रियासत का, हुकूमत का, जैसे बाकी इदारे हैं। गोया कि अगर उसको उस तरह का दर्जा दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो फिर लोग ये कहने में, हक बजाने में हैं कि आप एक स्कीम के तहत, आप एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, आप एक प्लान के तहत इक़्तिदार पे आए हैं। आपका ना तो अवाम के साथ कोई लेना देना है और ना ही आपको अवाम की परवाह है। अब जाहिर सी बात है, आपने आज की मुलाकात उनकी जो सरमायाकारों से, ताजरों से हुई, जिसके अंदर उन्होंने फिर एक बार उस बात का जश्न मनाया कि जी हमने कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जीती। बिल्कुल जीती हमने। और भाई मेरे, जश्न का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। आपके पड़ोस में मोदी सरकार से जो गलतियां हुई हैं, अब वहाँ पे उनकी करक्शंस हो रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया कि अब हिंदुस्तान जैसा मुल्क
चीन के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वाइस मिनिस्टर 3 दिन तक बैठी रही है दिल्ली में, और वहाँ पे वो कांग्रेस से लेके बीजेपी तमाम जमातों से मिली है। उसके साथ साथ आप देखें कि मदर ऑफ ऑल डील्स कर लिए है यूरोप के साथ मोदी ने। भाई हम अभी तक जश्न मना रहे हैं, हमें मिला क्या है? कल को खुदा न खास्ता अगर यूरोप और भारत के आपस के मफादात इतने जुड़ जाते हैं कि भारत की जानिब से कुछ, जो माजी में हमारे खिलाफ करता रहा, बहुत कुछ कहा जाता है कि GSP+ का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान से वापस ले लिया जाए, तो गोया कि जो आपकी यूरोप के अंदर जितनी भी बरामदात जा रही हैं वो सारी की सारी जीरो पे आ जाएंगी। तो कोई आपको फिक्र भी है? और फिर अब आप कह रहे हैं ना, अब आपको इस बात को तस्लीम करना पड़ा है कि IMF प्रोग्राम के नीचे जो आपने टैरिफ और टैक्सेस का निज़ाम लेके आए हैं वो किसी सूरत भी ताजर फ्रेंडली नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि लोग आपको बार बार कह रहे हैं कि इतने भारी टैक्सेस, साथ में इतनी महंगी एनर्जी। तो आप दुनिया से कहते हैं कि हम दुनिया से कम्पीट करें। जब आप महंगी मसनूआत प्रोड्यूस करेंगे तो दुनिया में उसे कैसे शराज साहब, मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों की तरफ गौर है ना कि आज जो बिजली है उसको भी सस्ता किया है और सनत वालों के लिए, और कह रहे हैं मैं 10 रुपये तक मेरी तो ख्वाहिश है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया जिस तरह हाथ बंधे हुए हैं और माशी मामलात हैं, और फिर हम भी तो डिफेंस डील्स कर रहे हैं, हमारे साथ भी तो बहुत सारे ममालिक डील्स में आना चाह रहे हैं, हम भी तो अपने तैयारे इस जंग के बाद दुनिया को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके बदले हम कुछ सेटलमेंट्स कर रहे हैं सऊदी अरब के साथ। अब आप बिल्कुल ही ऐसा तो ना कहें कि हमें क्या मिला इसके बाद, मिला तो बहुत कुछ है। नहीं, मैं कोई 100% आपके इससे नुक्ते से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में अगरचे जॉइंट डिफेंस पैक्ट जरूर हुआ है, लेकिन उस नतीजे में आपको क्या ऐसा मिला है मुझे बताए ना। वो सऊदी अरब कि जिसकी आज भी भारत के अंदर कम से कम 57 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, शायद आज भी वहां से प्रेफरेंस दी जाती है, जो लेबर आती है वो हिंदुस्तान की हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कि सऊदी इन्वेस्टमेंट कितनी है। पाकिस्तान के अंदर UAE जो हमारा बड़ा करीबी दोस्त मुल्क है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये यू नेम इट बाकी ममालिक। तो मेरे ख्याल में ऑन पेपर्स तो यही है कि इस वक्त हमारे 18 अरब डॉलर के जो रिजर्व्स पड़े हैं, इसके अंदर 12 अरब डॉलर हमारे उधार के पैसे हैं, जो कुछ चीन ने दिए हैं, कुछ सऊदी अरब ने दिए हैं, कुछ UAE ने दिए हैं। तो मेरे ख्याल में जो ग्राउंड रियलिटीज है वो कुछ और हमें बता रही हैं, और इसी को लेके हुकूमत वक्त इस वक्त फिक्रमंद है। शराज साहब और बिल्कुल आपको सही पॉइंट आ गया। मालूम मैं है, ज़रा उतना ही वक्त चाहूँगा कि बेग साहब को भी मिल। बेग साहब, सवाल मेरा जो था बुनियादी तौर पर, ये नज़र क्यों लग जाती है जब इतना अच्छा सब चल रहा होता है, अब भी चल रहा है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन वजह तो जानना चाहेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि ये इसी तरह हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप चले, क्योंकि फिर वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया ना कि हम दुनिया के नक्शे पर मजबूत तरीन मुल्क बनेंगे, हम सब यही चाहते हैं। अब नज़र ना लगे, बस सिर्फ ये ख्वाहिश है, वो क्यों लग जाती है, ज़रा रोशनी डाल। देखिए सॉरी, एशियन टाइगर का भी कॉन्सेप्ट था ना एक, जी जी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर होगा, याद होगा आपको। जी जी बिल्कुल। और हम बड़े भंगड़े पाते थे हम कि ये हम एशियन टाइगर हैं, बस बनने वाले, कल बन जाएंगे, परसों बन जाएंगे हम। ये सूरत हाल थी हमारी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ एक दिन अचानक एक आर्मी चीफ से कहा गया आप इस्तीफा दे दो भाई, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा। तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। और उसका खता क्या थी कि उसने एक वर्कशॉप में एक पेपर पढ़ा था कि पाकिस्तान में हुकूमत चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए एक सिविल मिलिट्री जॉइंट सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, एक कौमी सलामती काउंसिल होनी चाहिए जो हुकूमत चलाए। उस पर उससे मांग लिया गया इस्तीफ़ा, और उसके बाद तय पाया कि आइंदा अगर ऐसे इस्तीफ़ा लिया गया तो बंदे की हुकूमत नहीं बचेगी, और नहीं बची उसके बाद। तो एशियन टाइगर भी बढ़ गया, सब बढ़ गए। अब आप कह रहे हैं कि ये पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त है, तो भाई उस पर पार्टनरशिप कर लेते ना, उस पर पार्टनरशिप क्यों नहीं किया आपने? तो अब तक तो हम पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके होते, आपके हाथ बंधे नहीं होते। इस वक्त आप पूरे पूरे बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं आप इस वक्त सियासी तौर से भी, माशी तौर से भी, और इखलाकी तौर से भी।
हर एतबार से जकड़े में हैं आप। आपके पास कर्ज की पीते हैं मैं, वो थे कहा था उसने, कर्ज की पीते हैं मैं और सोचते हैं कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। आपको $2 अरब की आवाज़ कुछ बेचना है सऊदी अरब को, जो बैंक में रखे हुए हैं आपके पास। यूएई आपसे नाराज़ हो गया इस बात पर कि आपने सऊदी अरब की हिमायत की थी यमन के मामले पर, और उसने जाके इंडिया से दिफाई मुआहदे के लेआउट प्लान तैयार कर लिया। अब ओवरऑल और मसले भी सामने आएंगे आपके। सोमालिया पर आपका इख्तलाफ हुआ यूएई से, और आपने बिल्कुल सही किया कि आपने डिक्लेयर किया कि सोमालिया एक मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, उसको तोड़ नहीं सकते हम। ये आपने तय किया और बहुत सही किया। लेकिन मौजूदा शराकत जो है, बेग साहब वाइंड अप उसके करने की तरफ बाइस जाइएगा, वक्त मेरे पास ख़त्म हो रहा है जी। मौजूदा शराकत खुदा करे चलती रहे, इसी तरह चलती रहे, कोई मुंडा ना आए, कोई और ना आए, और शहबाज शरीफ साहब चलाते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही तरीका एक मौजूद है, उनना तो और फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा है और लोगों नागवार गुजरेगा। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, और इस हुकूमत और फ़ौज की पार्टनरशिप ऑन अ पॉजिटिव नोट वी होप कि ये इसी तरह चलती रहे जिस तरह भी बेग साहब ने भी कहा, और इसके समरात भी मिले। आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।